हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आप सभी को पता है बच्चे, आरआरबी जेईई की तैयारी आप सभी लोग जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मेक इट इजी के फाउंडेशन बैच से भी जुड़े हुए हैं आप लोग, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी जेईई के लिए। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ना तो आपका करंट अफेयर्स छूटेगा, ना ही आपका स्टैटिक वाला जो पोर्शन है जीके का वो छूटेगा। तो बच्चे, करंट अफेयर्स में आपके साल भर में रोज़ तो देखिए खबरें आती ही रहती हैं, छोटी बड़ी जो है खबरें आती हैं डेली बेसिस पे। लेकिन कुछ खबरें आपकी ऐसी होती हैं साल में एक ही बार आती है और पूरे साल भर के लिए वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा क्या किया गया है, नया बजट पेश किया गया है ना। और बजट से पहले जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पेश किया जाता है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है, वो भी पेश किया गया। अगर आप बच्चे प्रश्न देखें अपने, चाहे आरआरबी के प्रश्न देखें, चाहे एसएससी के प्रश्न देखें, वहाँ पे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे आपका बजट है, चाहे आपका इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। तो जिन भी एग्जामों की प्रिपरेशन आप करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, उन एग्जाम्स के लिए जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है 2024 का बजट और 2024 का इकोनॉमिक सर्वे। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बातें थी वो हम जानेंगे। और उसके अलावा बच्चे, आपको थोड़ा सा अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप वन गो में याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं बोलूँगी और आपको याद नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आपको आज देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। इस बार क्या है, 2024 का जो साल है, एक तो हमारे चुनावी वर्ष रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चुनावी वर्ष होने के कारण यहाँ पे जो है आपको दो दो बजट देखने को मिले। पहले बच्चे, आपका सरकार के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया, अभी जो है फाइनल बजट पेश किया गया, ठीक है। तो दो बजट हैं। हालांकि हमें याद यही वाला रखना है, इसमें जो आपकी चीज़ें हैं वही आपका फाइनल बजट कहलाएगा, वही चीज़ें हमें याद भी रखनी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक तो बजट हो गया आपका, दूसरा लोकसभा का चुनाव हो गया, और तीसरा आपको पता है कि समर ओलंपिक हो रहा है आपका पेरिस में, जो कि स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पर समर ओलंपिक आपका स्टार्ट होगा और उससे रिलेटेड प्रश्न भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपकी जो करंट अफेयर्स की बुक होगी, जहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, उसमें बच्चे इन 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है आप लोग को प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। अलग से जो है इनके लिए पेज रिजर्व कर लीजिए, और इनके रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें आ रही हैं वो भी आपको लिख लेनी है, ठीक है। एक तो आपका बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया 2024 का, दूसरा जो है आपका लोकसभा चुनाव हो गया, और तीसरा जो आपका टॉपिक बनेगा वो है पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग से जो पेजेस हैं अपनी कॉपी के, वो रिजर्व कर लीजिए। और तीनों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं, चाहे वो पहले की आई हो या फिर वो आपकी बात की आई हो, जो भी न्यूज़ आती है सभी को एक साथ में जो है आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही क्रिप्स कंटेंट के साथ में बच्चे मैं लेकर के आई हूँ। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी फालतू की चीज़ है। तो हर जो इसमें एक एक शब्द आपका लिखा गया है, सारा का सारा क्या है, आपका पढ़ने के लिए है और नोट करने के लिए। तो अपनी नोटबुक को और पेन को और अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नोट करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024। जैसे कि आपको पता है बच्चे कि इस बार जो है चुनावी वर्ष रहा, इसीलिए गवर्नमेंट ऑलरेडी एक बजट पेश कर चुके हैं, जिसे अंतरिम बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट जो है आपका, ये सिर्फ उस साल किया जाता है जिस साल की चुनाव होता है। जैसे कि इस बार हुआ है लोकसभा का चुनाव। तो अंतरिम बजट कब आया था, ये आया था बच्चे आपका 1 फरवरी 2024 को, ठीक है। 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था, और अभी जो है इनके द्वारा फाइनल बजट पेश किया गया है। लेकिन फाइनल बजट से पहले, ठीक एक दिन पहले जो है आपका संसद में सेम निर्मला सीतारमण यानी कि हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, सरकारी डॉक्यूमेंट कह सकते हैं इसे। इसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे। पहले तो यही प्रश्न आपके मन में आएगा कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। ये जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण का पेपर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये क्या होता है बच्चे। ये जो है ना, ये आपका एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका केंद्रीय बजट आता है सेम वैसे ही, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं बच्चे कि साल भर में आपका, जैसे हर साल जो है आप जब नई क्लास में जाते हैं, आपने 4th क्लास पढ़ा, ठीक है, पूरे साल भर आपने क्लास का जो भी आपका सिलेबस था वो कंप्लीट किया। अब जो है आपको नई कक्षा में जाना है, तो पिछले साल जो आपने पूरा पढ़ा है, पहले आपको उसका टेस्ट होगा, ठीक है। आपने वहाँ पे कितने मार्क्स गेन किए हैं, कितने आपने वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन की है, सब कुछ जो है आपका एक डॉक्यूमेंट में, जिसे आप रिजल्ट कहते हैं, उसके थ्रू जो आपका दिखाया जाता है। बस बच्चे, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, ये सरकार का रिजल्ट है कि पिछले जो आपका साल है वो कैसा गया है गवर्नमेंट के लिए, उसमें क्या क्या जो है सरकार ने अचीव कर लिया है, क्या क्या चीज़ें जो है आपकी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रही है। तो सारा कुछ जो है सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है कि
पिछले जो आपका साल गया है उसमें हमने किस तरीके से परफॉर्म किया है। और यहाँ पे जो जो आंकड़े आते हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तो होते हैं, साथ में बच्चे आपकी जब आपकी नई पॉलिसी बनती है या फिर नई जब बजट बनाया जाता है उसमें भी जो है इसकी इंपॉर्टेंस आपकी अच्छी खासी होती है क्योंकि रिजल्ट है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले तो याद रखना कि आपका एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, हर साल ही आता है और केंद्रीय बजट से एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है, किसके द्वारा, भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है एक स्टैटिक का प्रश्न कि सबसे पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कब आया था। तो बच्चे ये जो है आपका ये आया था सबसे पहली बार 1950-51 में। ठीक है, लेकिन जब ये आपका आया था तो इसे बजट डॉक्यूमेंट के साथ में ही आपका पेश किया गया था, जब ये आपका 1950-51 में आया था। 1960 के दशक में इसे केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और बजट से पेश होने के एक दिन पहले जो इसे आपका पेश किया जाने लगा। तो 1950-51 में जो आपका ये पहली बार आया था तो ये आपका केंद्रीय बजट के साथ में ही आता था। 1960 के बाद से जो है आपका इसे एक दिन पहले अलग से सेपरेटली जो है पेश किया जाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, ये हो गई इसकी इतिहास की बात। अब आते हैं आज की इकोनॉमिक सर्वे पे, यानी कि जो 2024 और 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें सरकार ने क्या क्या अचीव कर लिया है, कैसा परफॉर्म किया है, इन्होंने कौन सा सेक्टर में कैसा काम किया है, किस सेक्टर में जो है थोड़ा सा कमी रह गई, किस सेक्टर में हमने बहुत अच्छा अचीव कर लिया है। ठीक है, सारे आंकड़े ही होंगे, सारे जो आपके डेटा होगा, जो सारा का सारा जो है आपका फैक्ट वाला होगा, सारे के सारे न्यू नंबर्स में होंगे, तो नंबर्स आपको लिखने पड़ेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले तो बच्चे इन्होंने बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 रहा है आपका उसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रही है। इनको थोड़ा सा अलग तरीके से हाईलाइट कर देते हैं, ये बच्चे आपके बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। 8.2%। ठीक है, याद रखना 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है यानी कि 2023 अप्रैल के बाद से 2024 मार्च तक। ठीक है, ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहा है इसमें भारत की जो जीडीपी ग्रो रही है वो रही है आपकी 8.2%। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद में जो हमारी बच्चे जीडीपी ग्रोथ होने वाली है आपके अगले आने वाले साल के लिए, जो अभी करंट फिस्कल ईयर चल रहा है 24-25 वाला, इसमें क्या बताया गया कि कितनी रहने वाली है। भारत सरकार के अनुसार इन्होंने बताया है कि 6.5-7% की ग्रोथ जो है इसमें आपकी देखने को मिलेगी, मतलब 6.5 से लेकर के 7 के बीच में आपकी हो सकती है। कहां पे होगी एग्जैक्टली नहीं बताया है, बस 6.5-7% के बीच में आपकी रहने वाली है। ठीक है, आगे आने वाले साल के लिए जो हमने अचीव किया है वो है आपका 8.2 और जो हम सोच रहे हैं कि अचीव करेंगे आने वाले साल में वो है आपका 6.5-7%। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने की हमारी जीडीपी के बारे में पहले से ही जो आपका प्रेडिक्शन किया रहता है। जैसे कि आपका आरबीआई है, आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर 25 है इसके लिए हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए फोरकास्ट जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है वो है 7.2% की। इन्होंने कहा है कि 7.2% की वृद्धि रहेगी आगे आने वाले साल में। उसके अलावा ग्लोबल एजेंसीज है, कुछ यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आपका IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इन्होंने कहा है। दूसरा जो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन दोनों ने ही कहा है बच्चे कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रहेगी, इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो 7% तक रहने वाली है। ठीक है, दोनों के द्वारा कहा गया है। फिर आपका टैक्स कलेक्शन का अगर आप लोग देखेंगे कि टैक्स कलेक्शन जो इस बार हुआ है, जो अभी आपका साल गया है, इसमें बच्चे जो 55% जो आपका टैक्स है वो कहाँ से कलेक्ट किया है हमने, वो किया है हमने डायरेक्ट टैक्सेस से। ठीक है, जो आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ये है आपका आयकर। आयकर क्या है बच्चे, ये प्रत्यक्ष कर का एक एग्जाम्पल है और सबसे ज़्यादा, या दोनों में से अगर आप देखेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में से, तो ज़्यादा जो हमने वसूली की है यानी कि सरकार ने जो वसूली की है पिछले बीते गए समय में वो की है हमने 55% की, कहां से, जो प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है, यहां से हमने जो वसूली की है वो है आपका 45%। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है बच्चे, ये रिजल्ट है सरकार का। ठीक है, तो जो अभी साल गया है उसमें आपका ज्यादा जो हमने राजस्व आया है आपका करों से वो आया है प्रत्यक्ष करों से। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस से आपका 55% टैक्स आया है और बाकी जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस है वहां से आपके 45% टैक्स आया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चे, आगे है आपका फिस्कल डेफिसिट। ये बहुत ज़्यादा टर्म आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में भी। आप जब स्टैटिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है आपको ये टर्म पढ़ाया जाता है, बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो बजट के प्रकार में जो आपका राजकोषीय घाटा आता है, सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटे बच्चे आपका सरकार का घाटा होता है, सरकार ने कितनी इनकम जनरेट की है और सरकार ने कितना खर्चा किया है। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना बच्चे, वही आपका जो है क्या होता है, वही आपका घाटा होता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने
जो है 100 रुपये कमाए हैं, ठीक है, सरकार की जो पिछले 2023-24 का साल है उसमें सरकार ने 100 रुपये कमाए हैं, और 100 रुपये तो कमाए हैं लेकिन सरकार ने 200 रुपये तो खर्चा कर दिया, ठीक है, तो सरकार का जो बजट है वो किस में चला गया, घाटे में चला गया। और कितने रुपए का घाटा हुआ है, 200 में से 100 माइनस करेंगे, 100 रुपये का घाटा हुआ है, ठीक है। तो बस इसी घाटे को कहा जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट। क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और जब भी बच्चे राजकोषीय घाटा आपका गणना की जाती है ना इसकी, तो वो जीडीपी को देख करके की जाती है कि अगर जीडीपी 100 रुपये का था तो हमारा फिस्कल जो डेफिसिट है वो जीडीपी का कितना परसेंट है। तो आप हमेशा देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट जो है आपका वो एक अमाउंट में नहीं बताया जाता है, वो परसेंटेज में बताया जाता है, और किसके प्रतिशत के अनुसार लिया जाता है, उसे लिया जाता है जीडीपी के प्रतिशत पे, ठीक है। तो याद रखना कि केंद्र राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% पर लाया गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है वर्तमान सरकार के लिए। अगर आप कंपेयर करें बच्चे 2023 और 2024 को, तो 2023 में जो सरकार का घाटा था, राजकोषीय घाटा, वो जीडीपी का 6.4% था, और 2024 ने सरकार ने उससे कम किया है। अभी जो है आपका वो जीडीपी का 5.6% आपका निकल करके आया है, ठीक है। तो इसे आपको कौन सा वाला याद रखना है, ये वाला, ये याद रखिएगा। 2024 में कितना है, 5.6%। 5.6% जो है जीडीपी का राजकोषीय घाटा रहा है इस बार। अगला बच्चे जो आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका कंपैरिजन है, ठीक है। पिछली बार का देखेंगे 2022-23 के लिए, तो ये आपका 6.4 था, अभी जो है आपका 5.6 है। और अगर कंपेयर करें पिछले 10 सालों से, तो 2020 से लगातार जो है आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले देखिए कितना ज़्यादा हुआ करता था, 9.2% था, फिर आपका 6.7% हुआ है, फिर आपका 6.4% है, और अभी जो आपका गया है पिछला साल 2023-24 का, उसमें आपका जो है 5.6% पे आपका ये आ गया फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, राजकोषीय घाटा। अगला जो टर्म आता है वो है आपका विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। सरकार के पास में बचे जो विदेशी मुद्रा है, ठीक है, विदेशी मुद्रा के उसमें आपका जो जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है, आप सभी को पता है कि हम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खुले प्रकार की है, ठीक है। तो जब बच्चे हम अपने सामान को या अपनी सर्विसेज को जब विदेशी देशों को बेचते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को बेचते हैं, तो वहाँ से पैसा आता है, और वो जो है अपने उनका जो पैसा होता है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी में जो आपका पैसा होता है, वो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में जमा होता है, आरबीआई से जमा करने का काम करती है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार की कंडीशन देखेंगे, तो भारत के पास में जो पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है वो पर्याप्त है, यानी कि अगले आने वाले जो आपके साल हैं उसके लिए आपका पर्याप्त है, ठीक है। और ये बच्चे आपका स्थिर विनिमय दर पे है, मतलब ये अभी क्या है, स्टेबल कंडीशन में है, याद रखिएगा। मतलब इसमें ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ना ही इसमें जो आपका बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है, तो स्टेबल कंडीशन में आपका जो है विदेशी मुद्रा भंडार है। अगर इसे हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि 2022-23 में जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार था वो आपका $578.4 मिलियन था, जबकि अभी आप लोग देखेंगे बच्चे तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और 646.4% में आपका $4 मिलियन में आपका आ गया है 2023-24 में, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार अभी के लिए आपका जो आने वाला साल है उसके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, मतलब हमारे पास में कमी नहीं है विदेशी मुद्रा भंडार की, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो बताया है आपका, ये आंकड़े याद रखना है कि इतना जो है आपका क्या है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसे बच्चे फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, ठीक है, इसे फॉरेक्स भी कहा जाता है, याद रखना, इसे जो है आपका फॉरेक्स भी कहा जाता है। फोर तो आपका यहाँ से आता है फॉरेन से, और एक्सचेंज से आपका एक्स लिया जाता है, इसीलिए आपका फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है। तो यहाँ से सिंपल सा एक प्रश्न आता है कि फॉरेक्स जो है आपका वो कितना है भारत का, तो अभी याद रखिएगा 2023-24 के लिए आपका कितना है, 646.4। अगला बच्चे आपका जो टर्म है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो है रेमिटेंसेस, प्रेषण। प्रेषण क्या होता है या फिर रेमिटेंस क्या होता है, जब भारतीय लोग बाहर जाकर के काम करते हैं तो वहाँ पे उनकी इनकम होती है, ऑब्वियसली बात है, काम करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। जब उनको वहाँ पे पैसा मिलता है बच्चे, तो उस पैसे को वो अपने परिवारजनों के लिए भारत में भेजते हैं, ठीक है। तो हमारे लोगों के द्वारा विदेश से आने वाला जो धन है जो उनके परिवारजनों को जाएगा, उस अमाउंट को कहा जाता है रेमिटेंस, ठीक है। सही हो गया ना, रेमिटेंस उसे कहा जाता है जो कि हमारे लोग बाहर से कमा करके भारत में भेज रहे हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है रेमिटेंस। और रेमिटेंस के मामले में बच्चे अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छे इसमें आंकड़े हैं। देखिए क्या क्या आंकड़ा है। सबसे पहले है कि भारत में प्रेषण सेवा निर्यात के बाद बाहरी वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत 2024 में 3.7 बढ़कर के ये $124 बिलियन, और 2025 में 4% बढ़कर के $129 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। पहले तो देखिए बच्चे, जब हम फॉरेन करेंसी की बात करते हैं, यानी कि उस पैसे की बात करते हैं जो बाहर से हमारे देश में आता है, उसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले तो हमारा जो निर्यात है, यानी कि हम अपनी सर्विसेज को, अपना जो
सामान है, गुड्स है, उसे जब बेचते हैं विदेशियों को तो हमें पैसा देते हैं, बाहर से पैसा आता है, ठीक है। एक तो वो पैसा हो गया जो कि भारत में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। और दूसरा बच्चे वो अमाउंट विदेशी पैसे का, वो अमाउंट सबसे ज़्यादा है जो हमारे देश में आता है, वो है रेमिटेंस, ठीक है। तो जो विदेश से आने वाला पैसा है उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में तो वो पैसा आता है जो कि हम विदेशियों को सर्विस प्रोवाइड करके लेते हैं, और दूसरे नंबर पर वो पैसा आता है जो कि हमारे लोग विदेश में रह करके काम करके कमाते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि जो रेमिटेंस है वो विदेश से आने वाले पैसे में कौन से नंबर पे है, ये आपका दूसरे नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका, अच्छा इसमें एक शब्द है, इसे याद रखिएगा, सिर्फ एक्सपोर्ट से नहीं है, सर्विस एक्सपोर्ट से है, ठीक है। दो प्रकार के एक्सपोर्ट हो सकते हैं, यानी कि हमने किसी देश को सर्विसेज प्रोवाइड की है या फिर हमने किसी देश को कोई सामान प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो गुड्स एक्सपोर्ट हो सकता है और आपका सर्विस एक्सपोर्ट हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी पैसा आता है हमारी कंट्री में वो सर्विस एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि हमने कोई सर्विस दी है दूसरी कंट्री को और उन्होंने हमें पैसा दिया है, ठीक है। तो सर्विस एक्सपोर्ट जो है आपका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जो है आपका वो रेमिटेंस है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। दूसरे क्या है बच्चे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत प्रेषण का प्राथमिक स्रोत तेल निर्यातक देश हैं, यानी कि हमारे लोग सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उन्हें कहाँ पे मिल रहा है, वो है आपके तेल निर्यातक देश, जैसे आपका कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, है ना। ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे हमारे देश के लोग रहते हैं, जहाँ पे कि उनको अलग अलग सर्विसेज में वो जुड़े हुए हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, फिर हमारी कंट्री में भेजते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एक मेन एरिया है जहाँ पर कि भारतीय ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद 2023 में भारत में प्रेषण $120 बिलियन तक पहुँच गया था 2023 में बच्चे। और यहाँ पे भी देखिए आपका 2024 में 3.7 बढ़ जाएगा ये, ठीक है। और 2025 में तो और ज़्यादा 4% बढ़ करके 129 बिलियन हो जाएगा। तो अभी 2023 में कितना है, 2023 में आपका ये 120 बिलियन है, ठीक है। और 2024 में आपका 124 बिलियन होने की उम्मीद है और 2025 में आपका $129 बिलियन होने की उम्मीद है। लेकिन हमें कौन सा याद रखना है, जो उम्मीद है वो नहीं याद रखना है, जो है अभी हमारे पास में आंकड़ा वो याद रखना है। तो 2023-24 में हमारा जो ये रेमिटेंस था वो था $120 बिलियन, ठीक है। और विश्व बैंक की अगर आप लोग मानेंगे तो विश्व बैंक के अनुसार भारत में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है और यह दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, याद रखना बच्चे, ठीक है। भारत में जो है सबसे बड़ी इमिग्रेंट पॉपुलेशन भी है और यहाँ पे जो रेमिटेंस आता है दुनिया भर के देशों से आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है वो भारत है। भारत पहले नंबर पे। अगर आप कंपैरिजन देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये ग्राफ है आपका, ठीक है। ये रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं बच्चे। इंडिया को देखिए पहले नंबर पे $120 मिलियन, $120 बिलियन, ठीक है, ये है आपका। उसके बाद मैक्सिको को देखेंगे 66, मतलब कंपैरिजन में अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा अंतर है, डायरेक्ट डबल का अंतर है। मैक्सिको दूसरे नंबर पे है और $66 बिलियन जो है इसका रेमिटेंस है, ठीक है। तीसरे नंबर पे चाइना आता है, फिर फिलीपींस आता है, फिर पाकिस्तान, इस तरह के। बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को और दूसरे नंबर को याद रखिएगा। हम जो है पहले नंबर पे हैं $120 बिलियन के साथ में, और मैक्सिको जो है हमारे बाद में दूसरे नंबर पे है जिससे कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे का। अगला है आपका महंगाई दर। ये चीज़ें जो है ना एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे कि आप छोड़ सकते हैं, जिससे आप सोचें कि इसे छोड़ करके काम चल जाएगा। कोई चीज़ ऐसे इसमें अभी तक मैंने नहीं बताई और ना ही बताऊंगी जो कि आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो महंगाई दर बच्चे याद रखना 2013 में अगर आप लोग देखेंगे लगभग 6.7% के औसत के बाद में खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2014 में घट करके 5.4% हो गई है। ये आपका थोड़ा सा गलती हो गई है, 2023 और 2024 की बात हो रही है बच्चे, ठीक है। फिस्कल ईयर 23, फिस्कल ईयर 24 की बात हो रही है, 2013-14 नहीं है। 2023 की अगर हम बात करें, फिस्कल ईयर 23 की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका एवरेज था इन्फ्लेशन रेट का, इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, महंगाई दर, ठीक है, ये था आपका बच्चे 6.7%। और अगर हम 2024 में देखें तो इन्फ्लेशन रेट घटा है, ठीक है। कितना रह गया है ये आपका 6.7% से ये घट करके हो गया आपका 5.4%, ठीक है। ये भी हो गया आपका इन्फ्लेशन रेट जो है आपका ये घट गया है। उसके अलावा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अगर आप ईयर के हिसाब से देखना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए बच्चे, 2020 के बाद से देखिए आपका 6.16, 2021 2020 5.51% था, 2023 2022 और 23 में आपका थोड़ा सा बढ़ा था 6.65%, और फिर से 2023-2024 में आपका घट गया है 5.36% आपका आ गया है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन आपका ऊपर नीचे जा रहा है, बस इस बार जो है आपका वो पिछली बार से कम रहा है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। 2023 में हमारी महंगाई जो है वो घटी है। उसके बाद में बच्चे अगर हम महंगाई की बात करें
तो महंगाई जो है आपका वो अलग अलग हिसाब से क्या किया जाता है, मापा जाता है ना। दो आधारों पे जो है उसे मापती है हमारी जो सरकार है। इसमें आपका एक WPI होता है, एक आपका CPI होता है, ठीक है। तो CPI में ही आपका एक और टर्म आता है जिसमें कि बच्चे ये दिखा जाता है कि महंगाई खास करके उन चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा बुनियादी है, जैसे कि भोजन के जो प्रोडक्ट हैं, फूड की जो प्रोडक्ट है, वहाँ पे महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ी है। तो अगर हम फूड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो बच्चे अगर आप लोग देखेंगे फूड इन्फ्लेशन, ठीक है, खाद्य महंगाई जो है आपकी कितनी हुई है, तो फूड इन्फ्लेशन उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 में 6.6% से बढ़कर के वित्त वर्ष 2024 में 7.51% हो गई है। ये पहली चीज़ हमने देखी है जो कि बड़ी है ना, पहली चीज़ हमने देखी जो बड़ी है। अभी तक हम जितनी भी चीज़ें देख रहे थे वो घट ही रही थी, है ना, जो नेगेटिव टर्म है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो आपका बच्चे फूड इन्फ्लेशन होता है, खाद्य आधारित जो महंगाई होती है, वहाँ पे आप लोग देखेंगे 2023 में तो ये कम थी, लेकिन 2024 में आपका बढ़कर के कितनी हो गई है, 7.5% हो गई है। इस तरीके की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपकी पहले से हमने परफॉर्मेंस थोड़ा सा गिरा दिया अपना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7.5% हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका, एक और देखेंगे सकारात्मक अल्पकालिक मुद्रास्फीति आउटलुक। यहाँ पे देखिए बच्चे, सामान्य मानसून और कोई बाहरी झटका ना होने के अनुमान के कारण भी मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 में 4.5% और वित्त वर्ष 26 में आपका 4.1% तक घटने की उम्मीद है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो आगे आने वाले साल है, यानी कि 25 और 26 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, वहाँ पर अगर सेम ही कंडीशन रही, अगर मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई विशेष झटका अगर हमारी इकोनॉमी को नहीं लगता है, अगर इसी दर से जो है अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, इसी दर से अगर इन्फ्लेशन रेट कम होते रहेगा, तो हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है आने वाले समय में 2024 में 2025 में आपका 4.5% हो जाएगी और 2026 में और भी कम हो जाएगी 4.1%, ठीक है। तो जैसे अनुमान वाली जो चीज़ें हैं ना बच्चे, उन्हें आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो है जो अभी आंकड़े आए हैं ना आपके एग्जैक्टली वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अनुमान इन्होंने लगाया कि आने वाले समय भी अगर कोई बहुत बड़ा अगर वो नहीं आता है, चेंजेस नहीं आते हैं, अगर मान लीजिए कोई कैलेमिटी आ गई आपकी, है ना, जिसके कारण जो है फसल बर्बाद हो गई है, मानसून जो है आपका अच्छे से नहीं रहा, जलवायु परिवर्तन आजकल बहुत हो रहा है, ठीक है। तो अगर उसके इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं तो इसी दर से जो है हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो घटती रहेगी, ऐसा सरकार ने बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखेंगे, अनुमान वाला तो चलेगा, लेकिन जो बताया है बच्चे वो तो याद रखना पड़ेगा। 2024 के जितने आंकड़े मिल रहे हैं आपको वो सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अनुमान वाले नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर हम FDI प्रवाह की बात करें तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI जो है सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये पूरे विश्व भर में कम हुआ है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशों से पाने वाला निवेश। तो इस बार जो है आपका 2023-24 में अगर आप लोग देखेंगे तो भारत में जो FDI का इनफ्लो है वो आपका डिक्लाइन हुआ है, घट गया है, ठीक है, पूरे विश्व भर में ही घटा है। लेकिन बच्चे अगर आप कंपेयर करें 2023 से 2024 को, तो 23 में जो है जहाँ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होने वाला जो पैसा था वो था $42 बिलियन, ठीक है। और 2024 में कम होकर के कितना हो गया है, $26.5 बिलियन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें देखी गई है, लेकिन ये जो गिरावट है ना बच्चे, ये पूरे विश्व भर में जो है देखी गई है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, आपका बड़ी बड़ी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट कम देखने को मिला है, ठीक है। तो MNC कंपनियों का ही है आपका कि उन्होंने बाकी देशों में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा कम कर दिया है, यही इसका रीज़न हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जहाँ हमारे पास में जो FDI था वो $42 बिलियन था, वो घट करके 2024 में कितना रह गया है, $26.5 बिलियन रह गया ओनली, ठीक है। तो काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं तो 50% करीबन ये आपका कम हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, FDI कम हुआ है। उसके अलावा बात करते हैं बच्चे एनर्जी सेक्टर की, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा जो बहुत सारी स्कीमें हमने ऐसे पढ़ते हैं, करंट अफेयर में पढ़ते हैं डेली, उसमें देखते हैं कि सरकारें क्या करती हैं, कर रही हैं अभी। उनका ज़्यादा फोकस है बच्चे ग्रीन एनर्जी पे, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो उससे रिलेटेड भी हमारी इसमें बात की गई है, हमारी इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है। तो क्या क्या बताया है इन्होंने बताया है कि जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, हमारी जो एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है हमारी, वो ऑब्वियसली जो है आपकी बढ़ती रहेगी। और जब ज़रूरतें बढ़ती रहेंगी तो सरकारों को जो है नए नए उपाय भी ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ से इन जरूरतों को पूरा किया जाए। तो हम जो है तेल तो खरीद रहे हैं दूसरे देश से, कोयला हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा है ना। उसके अलावा जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, सोलर में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी इनिशिएटिव गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा विंड एनर्जी में बहुत सारा काम करती है, हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसमें काम कर रही है, ठीक है। तो एनर्जी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो बढ़ रही है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके जो आपके स्रोत हैं उनको बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो उससे रिलेटेड सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि भारत की ऊर्जा ज़रूरतें 2047 तक
2 से 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है 2047 तक। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है कि जरूरतें भी बढ़ेंगी, जिसमें कि अक्षय ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। अक्षय ऊर्जा यानी कि भारत सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएगी, और जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएगी तो कार्बन एमिशन जो है आपका वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना, तो कार्बन एमिशन जो है आपका वो भी कम होने को देखने को मिलेगा। उसके अलावा बच्चे इन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में कृषि में अगर हम बात करें तो 4.18% की वृद्धि देखी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वित्त वर्ष 2024 में उद्योग में 9.5% की वृद्धि देखी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था में 55% का योगदान इन्होंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये पढ़ने की जरूरत है। इसमें देखिए बच्चे एक सवाल आएगा आपका कि 2024 का जो वित्त वर्ष गया है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारी जीडीपी में वो कौन से सेक्टर ने दिया है, तो याद रखिएगा सर्विस सेक्टर ने दिया है। और सर्विस सेक्टर जो का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो कितना परसेंट रहा है, वो रहा है आपका 55%, ठीक है, इसे याद रखिएगा। बाकी 2 सेक्टर हैं, दूसरे नंबर पर आपका इंडस्ट्री आता है, फिर आपका एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो परसेंटेज है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है, वो भी आपका बड़ा है। तो एग्रीकल्चर का जो आपका परसेंटेज है वो 4.18% से बढ़ा है, और जो आपका इंडस्ट्रीज का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपका बढ़ा है 9.5% से, ठीक है। तो 2024 में हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र, और कितना परसेंट, 55%, ठीक है, याद रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे ये आपका, ठीक है, 55%। उसके बाद में अगर हम टूरिज्म की बात करें, पर्यटन की बात करें, तो पर्यटन के मामले में भी सरकार ने जो है एक अचीवमेंट अपनी दिखाई है कि 2023 में 92 लाख विदेशी पर्यटक जो है वो भारत में आए थे, और जो कि पिछले साल की तुलना में 43.5% की वृद्धि है, यानी कि टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करने में भारत जो है अच्छा खासा सफल हुआ है पिछले साल, ठीक है। तो इसमें आपके 43.5% की ग्रोथ जो है सरकार ने इसमें बताई है कि हम जो विदेशी टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने में हम क्या हुए हैं, यहाँ पे सफल हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने अच्छा अचीव कर लिया है। उसके बाद बच्चे आपके आते हैं रोजगार पे। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के बारे में इन्होंने क्या बताया तो बहुत कुछ है, आप लोग देखेंगे बच्चे पीआईबी पे आपको ये सारा जो गवर्नमेंट पेपर है ना वो सारे का सारा दिख जाएगा, लेकिन उनमें से इन चीज़ों को निकालना थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक वो हो जाएगा, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। बहुत बड़ा पेपर, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, अपलोडेड है, दोनों ही भाषाओं में अपलोड किया गया है, हिंदी में भी अंग्रेजी में है, जहाँ पर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो एक क्रक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, वही आपको याद भी करने हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर रोजगार की बात तो समग्र रूप से दर घट करके 3.2% हो गई है। सरकार ने कहा है कि शहरों क्षेत्रों में जो है आपका 6.7% जो है आपकी बेरोजगारी रह गई है, ठीक है, मतलब इसमें आपकी घटी है, और पूरी जो आपकी समग्र बेरोजगारी है वो भी घटी है, और कितने परसेंट से घटी है, 3.2% से घटी है, 3.2% से घटी है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे गिग वर्क फोर्स। देखिए फ्रीलांस जो वर्कर हैं आपके, डिलीवरी बॉय हो गए, फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लोग हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी फ्रीलांस में आपका काम करता है, यानी कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कंपनी से जुड़ता है, उस प्रकार के वर्कर को कहा जाता है गिग वर्कर। और वो गिग वर्कर जिस इकोनॉमी को क्रिएट करते हैं उस इकोनॉमी को कहा जाता है गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो इसकी बात भी बच्चे इकोनॉमिक सर्वे में हुई, इसमें उन्होंने क्या बताया है, इसमें उन्होंने बताया है कि 2029-30 तक जो गिग वर्कर का प्रोडक्शन है वो कितना होने वाला है, लगभग 2.35 करोड़ तक जो है इसका विस्तार होने की उम्मीद है, ठीक है। ये आई थिंक आप एक ऐसा पॉइंट है जिससे छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे गिग वर्कर से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर क्या होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकी बात यहाँ पे की गई है तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक्सपेंशन हो रहा है। ये जो इकोनॉमी है गिग इकोनॉमी, ये बहुत तेजी से जो है भारत में भी बढ़ रही है। बहुत सारी कंट्री में तो बच्चे आपका 50% को क्रॉस कर गए है, पूरी इकोनॉमी का 50% जो है आपका वो सिर्फ गिग इकोनॉमी पे ही डिपेंड करता है, लेकिन भारत में भी आपका बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म में आपका बनता है गिग इकोनॉमी, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में इसको जगह दी है, तो इसका इंपॉर्टेंस जो है आपका ये बढ़ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी आपका एक टर्म है। रोजगार हो गया। रोजगार की बात है बच्चे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बहुत बुनियादी जो चीज़ें हैं वहीं आती हैं। अगर उनकी बात करें बच्चे तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक रही थी 2018 में वो 44वें स्थान पे थी, और 2023 में हम कितने स्थान पे आ गए हैं, 38 नंबर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एनएच की बात करें तो एनएच तो आप लोगों ने भी अपने आसपास देखे होंगे किस तरीके से जो है वो बनाए गए हैं। नितिन गडकरी को पूरा श्रेय जाता है इस चीज़ का, खैर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि निर्माण की जो एक तो बनना शुरू होते हैं जल्दी जल्दी, बन करके तैयार भी हो जाते हैं जल्दी जल्दी,
जल्दी, है ना। तो जो भी टारगेट बच्चे सरकार लेकर के चलती है, जो हमारा रोजगार निर्माण जो मंत्रालय है उनके जो आपके रोड निर्माण मंत्रालय है उनके द्वारा जो टारगेट लेकर के चले जाते हैं ना, वो बहुत जल्दी अचीव करते हैं उसमें। तो रोड में तो कोई भी दो राय नहीं, आप लोगों ने भी आसपास देखा होगा किस तरीके से NH के मैनेजमेंट किया जा रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बहुत तेजी से जो है इसमें भी ग्रोथ हो रही है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है क्लाइमेट चेंज, कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के भारत सरकार क्या कर रही है और क्या इसकी अचीवमेंट रही है। जलवायु परिवर्तन बच्चे देखिए, 31 मई 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4% तक पहुंच गई है, जो कि काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप अभी तक आपको पता है कि हमारे देश में जो बिजली बनती थी, एक तो हम कोयले पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, मतलब जो फॉसिल फ्यूल है ना, फॉसिल ईंधन जो है उन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड थे ना, कोयले पे हो गया आपका, पेट्रोल पे हो गया आपका, है ना, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, इस पर बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी थी। लेकिन 2023 में ये बता रही सरकार बता रही है कि जो आपके नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया, आपके विंड एनर्जी हो गया, उनकी जो परसेंटेज है हमारी टोटल बिजली प्रोडक्शन में, उनकी परसेंटेज देखिए बच्चे बढ़ करके 45.4% हो गई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्या होगा, वैसी बात है कि कार्बन एमिशन कम होगा, कार्बन एमिशन कम होने से जो क्लाइमेट चेंज है उसे हम रोकने में कुछ तो अपना योगदान दे ही सकते हैं ना। तो ये जो है आपका इतना हो गया है। उसके बाद बच्चे आपका है, भारत ने 2019 में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33% तक कम कर दिया है। किसकी बात हो रही है बच्चे, आपकी सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को, उत्सर्जन तीव्रता यानी कि जो एमिशन इंटेंसिटी है, कार्बन एमिशन की बात हो रही है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कम किया है। तो जैसे ही बच्चे हम ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल है ना, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, इसकी तरफ अगर हम शिफ्ट होने लगेंगे तो हमारा एमिशन वाला जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आपका कम होता जाएगा, है ना, क्योंकि हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ से कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होता है। जैसे ही हम फॉसिल फ्यूल से अगर शिफ्ट करने लगेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ, तो हमारा जो कार्बन एमिशन का परसेंटेज है वो भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। और वही सरकार ने बताया कि वो परसेंटेज आपका कम हुआ है अगर हम 2005 और 2019 को कंपेयर करें तो, ठीक है, ये भी बताया इन्होंने। उसके बाद हमने बताया है ग्रीन बॉन्ड के बारे में, जो कि हमने काफ़ी समय से हमें से पढ़ रहे हैं बच्चे। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे 2022 में, और वो कंटिन्यू जो है आपका वो कर ही रही है ना, ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। अगर हम इसे देखेंगे तो 2023 की शुरुआत में 16,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड आपके जारी किए गए थे, और 2023 के अंत में जो है 20,000 करोड़ के जारी किए गए थे। उसके अलावा बच्चे आपका भारत अनुसंधान और विकास में तेजी से प्रगति कर रहा है R&D के मामले में, और वित्त वर्ष 2020 में 25,000 से कम पेटेंट अनुदान की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख पेटेंट दिए गए थे। तो R&D सेक्टर में भी जो है हमारे लोग, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर बच्चे पेटेंट की बात करें तो पेटेंट में आप लोग देखेंगे कितना बड़ा डिफरेंस आप लोग देखेंगे। 2020 में आपके 25,000 से कम जो है वो पेटेंट के लिए हमने अप्लाई किया था, और 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में 1 लाख पेटेंट से ज़्यादा दिए हैं सिर्फ 1 साल में, 1 लाख से पेटेंट। तो 25,000 और 1 लाख में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो R&D में भी हम काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो ये बच्चे इकोनॉमिक सर्वे है। अधिकतर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हमने बहुत पॉजिटिवली ग्रो किया है ना, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी पॉजिटिवली ग्रोथ हुई है। जहाँ पे ग्रो नहीं हुई उन पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के आने के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है यहीं पर समाप्त, और RRBJ की तैयारी आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छे से करते रहिए। करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट है, आपका स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेक इट इजी लाइव क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाकर के देखेंगे। RRBJ के लिए बच्चे फाउंडेशन बैच जो है मेक इट इजी ने आपके लिए लॉन्च किया है, जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरी तरीके से शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें जुड़ना ना भूलें, और वहाँ पर जाइए, डेमो वीडियोज़ देखिए, हमारे साथ में जुड़िए, और हमारे साथ में RRBJ क्लियर करने के लिए अपनी जो जर्नी है उसे कंटिन्यू करिए। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।